हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास। इस विषय को हम विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे इस विषय का भी। जैसे ही टॉपिक्स कंप्लीट होते रहेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एक पेपर भी लेंगे, टेलीग्राम पर क्विज भी होगी, सब कुछ होगा। बस आप इसे अच्छे से समझें, उसके बाद नोट्स बनाएं, अपनी नोटबुक में नोट करें इसे। देखिएगा, इतिहास जो विषय है उसे हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। किसी भी काल को एक निश्चित तिथि से या कहें एक निश्चित दिन से निर्धारित नहीं किया जा सकता। उस काल के निर्धारण में बहुत सारी घटनाएं मायने रखती हैं, उन दिनों होने वाले परिवर्तन मायने रखते हैं, और ऐसी घटनाएं जिन्होंने उस समय की संपूर्ण व्यवस्था को बदल दिया हो। जैसे मध्यकाल की हम बात करें तो मध्यकाल में जो केंद्रीय सत्ता थी वो मुस्लिम शासकों के अधिकार में थी। कालांतर में उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, मुगल सत्ता का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके पास बाद क्या होता है, उनकी जगह सत्ता किसने हथिया ली? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने भारतीय भूमि पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, और यहाँ के वीर सपूतों के एक लंबे संघर्ष की बदौलत हमने, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आजादी हासिल की है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से लेकर 14 अगस्त की उस रात तक को इतिहास पढ़ेंगे। 14 अगस्त वर्ष 1947 ईस्वी की उस रात तक का इतिहास पढ़ेंगे जब भारत के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नए भारत का इतिहास लिख रहे थे, जिसने भारत के इतिहास, भूगोल एवं वर्तमान तीनों को बदल दिया हो। उस रात 12 बजने से कुछ क्षण पहले का श्रीमान नेहरू जी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था, हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। तो इस विषय में हम सभी घटनाओं को विस्तार से अच्छे से समझते हुए, पिक्स के माध्यम से, जैसे जो भी सोर्सेज होंगे उनके माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इतिहास में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं इस विषय को। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी शुरुआत होती है इन तीन टॉपिकों से। आधुनिक भारत का इतिहास इन तीन टॉपिकों से शुरू होता है। एक है भारत में यूरोपियंस का आगमन। भारत देश में यूरोप महाद्वीप से कौन कौन से देशों के नागरिक आए थे, यहाँ पर कैसे अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, अंग्रेजों का दूसरे यूरोपियंस के साथ कैसे संघर्ष हुआ, उन सब की कहानी पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन, ये सब का अंग्रेजों ने सत्ता, मुगल साम्राज्य के पतन से ही अंग्रेजों को ये मौका मिला कि उन्होंने सत्ता हथिया ली। नहीं तो पहले क्या है कि मुगलिया सत्ता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब की वर्ष 1707 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे सत्ता का पतन स्टार्ट हो जाता है। उस समय जो नए भारतीय राज्यों का उद्भव हुआ था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज भारत में यूरोपियंस के आगमन से। सबसे पहले देखते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि सब भारत में कौन कौन से यूरोपियंस आए थे, उनका क्या क्रम था, उन्होंने किसने सबसे पहले कंपनी स्थापित की, और जब भारत भूमि को छोड़कर वो वापस गए तो सबसे पहले कौन गया, बाद में कौन गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है।
यूपीएससी में भी बहुत सी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इसी डायग्राम से। तो भारत में जो यूरोपियंस यात्री आए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। और पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। डच हॉलैंड और नीदरलैंड के जो लोग थे वो डच थे, उसके बाद ये आए थे। डचों के बाद यहां पर आए थे ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी अंग्रेज आए थे यहाँ। अंग्रेजों के बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच आए थे। फ्रेंच के बाद भी स्वीडिश आए थे, लेकिन उनका इतना कोई रोल नहीं है। तो हमें याद रखना है, ये क्रम याद रखना है हमें। जैसे इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप देख सकते हो, पीडी बीडी एफ, पीडी बीडी एफ। पी से पुर्तगाली, टी से डच, बी से ब्रिटिश, डी से डेनिश और एफ से फ्रेंच। ये तो थे यूरोपीय यात्रियों का आने का क्रम। अब यहां पर सबसे पहले भारत में किन यूरोपियंस ने कंपनी स्थापित की? तो देखिए क्रम तो वही है, थोड़ा सा चेंज है, बस इसमें एक ही चेंज है। सबसे पहले कंपनी स्थापित की पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों के बाद जो कंपनी स्थापित की थी यहां पर वो थी अंग्रेजों ने स्थापित की। देखो अंग्रेज आए डच के बाद थे, लेकिन कंपनी उन्होंने पहले स्थापित की, क्योंकि डच जो लोग आए वो आने के पश्चात जो यात्री आया उसने बाद में यहां पर कंपनी स्थापित की थी डचों ने। ठीक है, तो सबसे पुर्तगालियों के बाद किसने कंपनी स्थापित की? अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के बाद डचों ने की थी। लेकिन ये बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम है। उसके बाद डेनिश और फिर फ्रेंच। ये भारतीय यानी आने का क्रम, यूरोपीय यात्रियों के आने का क्रम, कंपनियां स्थापित करने का क्रम। देखो हम इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। एक बार तो रूपरेखा देख रहे हैं यहाँ पर, और वापस जाने का जो क्रम है वो भी देख लेते हैं यहीं पर ही। तो भारतीय भूमि को सबसे पहले जो छोड़कर गए थे वो थे डच। अब यहां देखना, सबसे पहले आए कौन थे? पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाएंगे भी कौन? पुर्तगाली। सबसे अंत में जाएंगे भी पुर्तगाली और सबसे पहले आए भी यही थे। तो जाने का सबसे पहले कौन छोड़ के गया था भारतीय भूमि को? डच। उसके बाद डेनिश, फिर अंग्रेज, ब्रिटिश, और आपको पता है ब्रिटिश कब गए थे? 1947 में, और फिर गए थे फ्रेंच 1954 में, फ्रांसीसी और फिर पुर्तगाली वर्ष 1961 में आजादी के बाद। तो इस तरह से ये यूरोपियंस के आने का क्रम, कंपनी स्थापित करने का क्रम और वापस जाने का जो क्रम है वो है। अब हम देखेंगे कि आखिर आए क्यों थे ये लोग यहाँ पर, क्या रीजन थे। तो इस डायग्राम से हम समझते, देखना ये हम यही अध्ययन करेंगे कि भारत, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? भारत में यूरोपियंस के आने का क्रम। ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और हमारा एशिया महाद्वीप ये रहा, ठीक है, और ये अफ्रीका है यहाँ पर। तो यहाँ इनका आने का एक सबसे अहम जो रीजन था वो था व्यापार करना, इन देशों के साथ व्यापार करना। क्या आप कहोगे क्या इससे पहले व्यापार नहीं होता था? भाई व्यापार तो हमारा पश्चिमी एशियाई देशों के साथ प्राचीन काल से ही है। ये जो आपको यहाँ पे इराक और ईरान दिख रहा है, यहाँ पे पहले कौन सी सभ्यता हुआ करती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन काल में। और आपको पता है हमारे यहाँ पर ये सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ तो हमारे व्यापारिक संबंध थे ही, हमने पढ़े भी थे उस वक्त, दिलमुन और माकन बंदरगाह। तो और इनके बाद यहाँ पर रोमन साम्राज्य आ ही जाता है। तो व्यापारिक संबंध पहले से थे, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन इतना समृद्ध व्यापार नहीं था। फिर अचानक, और इन लोगों को, यूरोपियंस को, हमारे यहाँ मसालों की सर्वाधिक आवश्यकता थी। मसालों के लिए ये जो भूमि है सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ये विषुवत रेखा के नजदीक पड़ते हैं, विषुवत रेखा के नजदीक पड़ते हैं, भूमध्य रेखा के, और यहाँ पर जलवायु की ऐसी परिस्थितियां हैं कि मसालों के अनुकूल हैं वो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मसाले अधिक मात्रा में होते हैं। इस तो इनको मसालों की आवश्यकता थी यूरोपियंस को सबसे ज्यादा व्यापार में, और भी बहुत सारे कारण थे। तो हम देखेंगे कि स्थल मार्ग से पहले व्यापार हुआ करता था, लेकिन इतना समृद्ध नहीं था। कालांतर में क्या होता है, देखो जो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम यहाँ पर, ये यूरोप में था रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य था इतना बड़ा। तीसरी शताब्दी में क्या होता है? तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में, एक तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य
क्या घटना घटी कि ऐसी क्या घटना घटी कि यूरोपियंस को भारत आने के लिए दूसरे मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो यही देखेंगे कि ये जो यूरोप में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह था रोमन साम्राज्य, और तीसरी शताब्दी में इस रोमन साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो गया। एक कौन सा? पश्चिमी रोमन साम्राज्य, दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य। देखो इटली के आसपास का जो भी था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी रोम, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में कहां पर है? टर्की में, इस्तांबुल वर्तमान में इसी का नाम है कुस्तुनतुनिया, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। क्या होता है, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसका तो वर्ष 477 ईस्वी के लगभग जर्मन आक्रांताओं का यहां पर आक्रमण होता है और यह इसका पतन स्टार्ट हो जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य का। आगे चलकर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, यह क्या था कि यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार की सबसे प्रमुख कड़ी हुआ करता था। जो हमारा व्यापार होता था यूरोप और एशिया के बीच, वो इसी के माध्यम से होता था, इसी के माध्यम से व्यापार होता था। लेकिन क्या होता है, वर्ष 1453 ईस्वी में, वर्ष 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, यानी कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी है? पूर्वी रोमन साम्राज्य की। कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। यहां पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और तुर्क यहां पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तो जो व्यापार करने की जो कड़ी थी वो एक तरह से बंद हो गई। एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार करने का जो एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था वो एक तरह से बंद सा हो गया था उन दिनों। तो अब क्या किया, इसलिए यहां के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने दूसरे मार्गों की खोज करना उचित समझा। भाई ये तो यहां से जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने दूसरे मार्गों की, जो एशिया में आने के लिए, एशियाई देशों में आने के लिए दूसरे मार्गों की खोज करना उचित समझा। और यहां पर क्या था, जब यहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तब क्या होता है कि जितने भी यहां पर इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जितने भी कलाकार थे, विद्वान लोग थे, ठीक है, तो वो इस क्षेत्र को छोड़ करके कहां पर आ जाते हैं? पश्चिमी रोमन यानी पश्चिम में आ जाते हैं। और पश्चिम में कहां पर आ गए थे वो? स्पेशली इटली में आ गए थे। और इटली में यहाँ के जो इटली के जो निवासी हुआ करते थे वो भी अपने आप में समृद्ध लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों ने उनको संरक्षण भी दिया। और यहाँ पर उन लोगों के आने के पश्चात एक नए युग का प्रारंभ सा हो जाता है। यहाँ से इटली में इनके आने के बाद एक पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। और अब क्या है, हाँ अपन उसी टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। यहां पर अधिकार होने के बाद जो पश्चिमी यूरोप के जो व्यापारी थे, पश्चिमी यूरोप के व्यापारी, ये क्या है कि नए रास्तों की तलाश में लग जाते हैं, नए रास्तों की तलाश में लग जाते हैं पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और इन नए रास्तों की तलाश में ही इसका परिणाम क्या निकला? इस समय भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हो जाता है। नई नई खोजें होंगी इस वक्त रास्तों की। तो इसमें सबसे पहले इस समय जो सर्वाधिक संपन्न, एक तरह से कहें तो जो नई शक्तियों का जो उद्भव हुआ था उस वक्त, वो थे यहाँ पर पुर्तगाली और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन, इन दो शक्तियों का उद्भव हुआ। और ये दोनों शक्तियां भी क्या है कि जो जिनेवा, उस वक्त जिनेवा और वेनिस व्यापारिक प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, उनके एकाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। तो इन लोगों ने, पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने अपने जो भी नागरिक थे, जो भी नाविक थे, उनको प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया नए रास्तों की खोज के लिए, जिससे पूर्वी एशियाई देशों में जाया जा सके। तो क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एक व्यक्ति है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, ये क्या है? पुर्तगाल का राजकुमार था, पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी, और इसका एक टाइटल है द नेविगेटर, एक नाविक था। तो इसने क्या किया, यहां पर पूर्वी एशियाई देशों में आने के लिए इसने प्रारंभ किया, और उसने अफ्रीका के इन तटों तक आया। वो
पुर्तगाल से, देखो यहाँ पर पुर्तगाल है, और पुर्तगाल से इस तरह से होता हुआ अफ्रीकी तट के सहारे सारे यहाँ तक वो आता है, अफ्रीकी तटों तक। और अफ्रीका के इन तटों तक आने के बाद इसने बहुत सारी यात्राएं की इस अफ्रीकी तटों की, और बहुत सारी यात्राओं के करने के पश्चात इसने एक मानचित्र तैयार किया कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसने एक मानचित्र तैयार किया, और मानचित्र तैयार करने के बाद इसने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया पूर्वी एशियाई देशों में जाने के लिए, यहाँ पुर्तगाल के राजकुमार ने। तो सबसे पहले कौन आता है? बार्टोलोम्यो डियास। बार्टोलोम्यो डियास, यह भी कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। बार्टोलोम्यो डियास पुर्तगाली नाविक था, खोजकर्ता था, और इसने क्या किया? पुर्तगाल से अपने साथियों के साथ बेड़ा लेकर चला, और अफ्रीकी तट के सहारे यानी इससे पहले हमने बताया कि हेनरी द नेविगेटर ने यहां तक यात्राएं कर ली थी अफ्रीकी तटों की, लेकिन वो आगे तक नहीं आया था। तो बार्टोलोम्यो डियास ने अफ्रीकी तट के सहारे अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच गए। वर्ष 1487 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, केप ऑफ गुड होप, दक्षिणी अमेरिका यानी दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां पर है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका का। और केप ऑफ गुड होप तक कौन पहुंच गया था? बार्टोलोम्यो डियास, यात्रा करते हुए अपने साथियों के साथ। और यानी कि एग्जाम में भी क्वेश्चन यानी बनता है तो ये है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ये आपको जो पिक दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये केप ऑफ गुड होप की पिक है। तूफानों का कैप भी इसे कैप कहते हैं, कैप ऑफ स्टॉर्म्स कहते हैं इसे। इसकी खोज किसने की? बार्टोलोम्यो डियास ने। और इसने क्या किया? अटलांटिक महासागर से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, और इधर अफ्रीका के, इधर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा? हमारा हिंद महासागर। तो इसने अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर होते हुए एशिया तक जाने का मार्ग खोज निकाला। लेकिन ये आया कहां तक था? सिर्फ ये आया था यहां तक, केप ऑफ गुड होप तक ही आया था, आगे नहीं गया ये, यहां तक। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बस यहां से एक ही, कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्टोलोम्यो डियास। कहां पर है केप ऑफ गुड होप? अफ्रीका में दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीकी देश यानी दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें है। तो ये है, तो बार्टोलोम्यो डियास को आप याद रखें। तो पहले कौन आया? सबसे पहले देखा हमने हेनरी द नेविगेटर, थोड़ा प्रयास किया इसने, मानचित्र तैयार किया अफ्रीका के तटों का। उसके बाद अगला व्यक्ति कौन था? बार्टोलोम्यो डियास। इसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की वर्ष 1487 ईस्वी में, और इससे क्या हुआ? अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर जाने वाला एक मार्ग मिल गया एशिया में जाने के लिए, ठीक है। और उस समय जो पुर्तगाल के जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे? जॉन द्वितीय, किंग जॉन द्वितीय, उन्होंने इनको संरक्षण दिया और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद है फर्दिनांद मैगेलन। ये क्या था? ये भी एक पुर्तगाली अन्वेषक था, ठीक है। इसने क्या किया कि पहले भारत आ गया था ये, वास्को डी गामा है, सबसे पहले तो वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा बाद ये भी भारत आए थे। इन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था, समुद्री मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखना क्या होता है, देखो इसमें बता रहा हूं कौन था। सबसे पहले तो देखो फर्दिनांद मैगेलन कौन था, इसमें मैप से आप समझना। स्पेन का एक, यानी था तो ये पुर्तगाली, वैसे कौन था? पुर्तगाली था, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने, पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने उस समय इसको स्पॉन्सर नहीं किया। उस समय इसको जो स्पॉन्सर किया वो किया था स्पेन वालों ने। था पुर्तगाली लेकिन स्पेन वालों ने इसे स्पॉन्सर किया, किसको? फर्दिनांद मैगेलन को। और उन्होंने नए मार्ग खोजने के लिए कहा, ठीक है हमें केप ऑफ गुड होप तक का तो मार्ग मिल ही गया, एशिया जाने के लिए नए मार्ग खोजने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया, संरक्षण दिया, पैसे वैसे की मदद की इसकी। तो ये अपना बेड़ा लेकर के निकलता है, और इसने दूसरा मार्ग खोजने के लिए क्या किया? इसने जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसके तट के सहारे आगे बढ़ा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के तट के सहारे स्पेन से आ रहा है, और यहां से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप आया, इसके पूर्वी तट के सहारे आगे तक बढ़ रहा है। और ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है
इसके दक्षिणतम बिंदु तक आया और दक्षिणतम बिंदु तक ये जब पहुंचा था, यहां तक ये पहुंचा, तब इसने यहां पर बहुत सारे तूफानों का सामना किया, क्योंकि आपको पता है किस महासागर से गुजर रहा है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर से व्यक्ति गुजर रहा है। और जब ये इस महासागर से गुजरा तो बहुत सारे तूफानों का सामना इसे करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा तूफान, इस मौसम खराब की जो स्थितियां हैं वो इसी महासागर में रहती हैं, सर्वाधिक हलचल होती है इसमें। तो यहां आने के पश्चात, इस जगह पर दक्षिणतम बिंदु आने के पश्चात, जब इसने यहां से इसे पार किया, दक्षिणतम बिंदु को पार किया, जैसे ही ये आगे बढ़ा, यहां पर आने के बाद जैसे ही ये आगे बढ़ा, यहां पर आया, तब इसने देखा कि ये इस तरफ तो सर्वाधिक उथल पुथल थी, इस महाद्वीप में, इस पानी में तो सर्वाधिक उथल पुथल थी, अटलांटिक महासागर वाले पानी में। और उसने देखा कि जैसे ही इसने पार किया, एकदम शांत समुद्र इसे दिखाई दिया, बिल्कुल शांत, कोई उथल पुथल नहीं, आराम से शांत। तब इसने कहा कि तब इसने इसको नाम क्या दिया? प्रशांत। तो प्रशांत महासागर को, पैसिफिक ओशियन को नाम किसने दिया है? मैगेलन ने। ये याद रखें आप, पैसिफिक ओशियन को नाम किसने दिया है? मैगेलन ने नाम दिया। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें मैप में देखना आप दोबारा, ये स्पेन से आ रहा है यहाँ, और स्पेन से आने के पश्चात ये इधर देखना, ये मैंने कौन सा अटलांटिक महासागर बताया, सर्वाधिक उथल पुथल वाला महाद्वीप। और फिर जब इसने इस मार्ग को पार किया, और जो ये मार्ग है इसको बाद में जब नाम भी दिया गया, क्योंकि इसकी खोज किसने की है? मैगेलन ने। तो अब ये जो मार्ग है, ये जो जल संधि है, मैगेलन जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। और जब पार करने के बाद इसे कौन सा एक सागर दिखाई दिया? बिल्कुल शांत सागर दिखाई दिया, जिसे इसने क्या नाम दिया? प्रशांत। तो पैसिफिक ओशियन का नामकरण किसने किया है? मैगेलन ने। और ये भी याद रखें आप, इसी के नाम से एक जल संधि है, कौन सी? मैगेलन जल संधि, जो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में दक्षिणतम। और मैगेलन जल संधि क्या होती है? जल संधि वही होती है दो स्थानों को आपस में जोड़ने वाली, दो सागरों को आपस में जोड़ने वाली, ठीक है, संधि। मार्ग एक तरह से संधि क्या, जल संधि क्या होती है? एक मार्ग होता है जो दो सागरों को आपस में जोड़ता है, दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, वह मार्ग। तो ये जो मैगेलन जल संधि है, किन किन को जोड़ रही है देखना। एक तो किसको? अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है भाई? पैसिफिक ओशियन से, यानी प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगेलन जल संधि। ये था कौन? फर्दिनांद मैगेलन, पुर्तगाली अन्वेषक। स्पेन वालों ने इसे स्पॉन्सर किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया इसने, और प्रशांत महासागर का नामकरण किया। और फिलीपींस के आदिवासियों ने इसकी हत्या कर दी थी बाद में। आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोलंबस। जब पता चला कि पुर्तगाली लोग नए नए रास्तों की खोज कर रहे हैं, तब स्पेन वाले भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। तो स्पेन वालों ने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, और वो कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने भी क्रिस्टोफर कोलंबस को पूर्व एशियाई देश में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, मदद की इनकी। क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसका आप ध्यान रखें कि जन्म, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ से थे क्रिस्टोफर कोलंबस, कहाँ से थे। देखिएगा, इनका जन्म हुआ था इटली में, जिनोवा शहर में इनका जन्म हुआ था, इटली में। और इनको जो स्पॉन्सर किया था, स्पेन वाले लोगों ने किया था भाई। खोज करने के लिए जो इनको भेजा था, किसने इनको संरक्षण दिया? स्पेन के लोगों ने। तो हम कह सकते हैं स्पेनिश नाविक थे, ठीक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से था, जन्म कहाँ? जिनोवा इटली में। और इसको स्पॉन्सर किसने किया, जाने के लिए प्रोत्साहित किसने किया, संरक्षण किसने दिया? स्पेन वालों ने। अब अगस्त 1492 ईस्वी में यह अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, अगस्त 1492 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ करता है। और इसने देखा कि पूरी पृथ्वी गोल है। देखो यहाँ तक के रास्ते तो मिल ही चुके थे, ये कैप ऑफ गुड होप इस तरह से होते हुए, और ये सब रास्ते हमें मिल चुके थे। तो इसने सोचा कि पूरी पृथ्वी गोल है, मैं यदि पश्चिम से चलता हूं तो पूर्व, जाहिर सी बात है पूर्व पहुंच जाऊंगा, कि पृथ्वी गोल है। तो इसने यात्रा की, सीधी यात्रा स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्पेन से चला और सीधा सीधा आना स्टार्ट कर दिया। अटलांटिक महासागर को पार करते हुए आगे बढ़ा, और अटलांटिक महासागर को जैसे ये पार करते हुए आगे बढ़ा, तो इसे कुछ द्वीप यहाँ पर दिखाई दिए, द्वीप इसे यहाँ पर दिखाई दिए, और यहाँ पर ये रुका।
तो इसने देखा कि मैं कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया, भी इंडिया पहुंच गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या देखा इन द्वीपों में पहुंचने के पश्चात कि मैं इंडिया पहुंच गया, और उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, इसको, इन लोगों को एक नई दुनिया कहा, रेड इंडियन इनको कहा, और इसी कारण से आज भी इसका नाम क्या है, वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज कर ली थी, अमेरिका की खोज कर ली। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये द्वीप हैं, कैरेबियन द्वीप, क्यूबा यहाँ पर ही है, और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने कर ली, अमेरिका की खोज किसने कर ली भाई, कोलंबस ने। ये आप ध्यान रखें थोड़ा, कहाँ से चल आया था, स्पेन से, और स्पेन पश्चिम होते हुए आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद ये कहाँ पर पहुंचा, सबसे पहले कैरेबियन द्वीप पहुंचा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम स्थान, दक्षिणतम तो नहीं कह सकते, द्वीप है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के पश्चात इसने यहाँ के लोगों को क्या कहा, ये इसने, कोलंबस ने तो यही सोचा कि हाँ मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, और उसने यहाँ के लोगों को क्या बताया, रेड इंडियन, और आज भी हम इसको किस नाम से जानते हैं, इस जगह को वेस्ट इंडीज के नाम से, नई दुनिया इसे कहा। और ये आप देख रहे हैं कौन से जहाज लेकर आया था, फैक्चुअल चीजें हैं, सांता मारिया, नीना, पेंटा, 3 जहाजों के साथ ही आया था, और 4 बार यहाँ की यात्रा की इसने। ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद हम देखते हैं भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, पहला यूरोपियन, समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, वास्को डी गामा, पुर्तगाली सैनिक था एक, यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजने में सफल रहा। 30 मई, देखो डेट्स पे ज्यादा ध्यान न दें आप, बस इतना ध्यान रखें, मई 1498 ईस्वी में यह कहाँ पहुंच गया था, कालीकट बंदरगाह पहुंच गया था। कालीकट कहाँ पर है, अपने भारत में केरल जिले में, कापड़गांव, कोझिकोड जिला। और यहाँ का एक शासक था कौन, जमोरिन, उसने स्वागत किया था। अरब सागर में इसकी मुलाकात होती है अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी से, और उन्हीं के सहयोग से यह मोजाम्बिक चैनल होता हुआ कहां पर पहुंचा था, भारत पहुंचा था। देखिएगा इस मैप में आप समझिएगा, ये यहां पर है यूरोप में पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल से कौन चल रहा है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलता है, और यहां से अफ्रीकी तटों से होते हुए सारे कहां पर आ रहा है, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है सबसे पहले। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलने के पश्चात सबसे पहले कहां पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप, पहले ही खोज हो चुकी थी, किसने खोज की बताइएगा, डियास। तो केप ऑफ गुड होप पहुंचने के पश्चात यह आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद यहां पर इसे एक व्यापारी मिलता है, कौन, गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। क्योंकि यहाँ पर इस जो ये जगह है, यहाँ पर पहले किनका अधिकार हुआ करता था इस मार्ग पर, पहले ये मिस्र के जो लोग थे, अरब थे, तुर्क थे, गुजराती थे, इन सब का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। यहाँ पर वास्को डी गामा की मुलाकात सबसे पहले होती है अब्दुल मजीद से, और अब्दुल मजीद की मदद से, गुजराती व्यापारी की मदद से ये कहाँ पर पहुँचता है, कालीकट तक पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह तक पहुँचता है। और कालीकट बंदरगाह पहुँचने के पश्चात यहाँ के जो शासक थे कालीकट के उस वक्त, उस शासक की एक उपाधि हुआ करती थी जमोरिन, जमोरिन एक उपाधि है वहां के शासक की। तो यहाँ के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का स्वागत किया। और स्वागत करने के पश्चात जब ये यहाँ रुका, इसने यहाँ पर देखा, व्यापार के लिए आया था, मुख्य उद्देश्य वही था। और व्यापार करने के बाद जब ये यहाँ से वापस लौटा, तो इसे जितना खर्चा इसका आया था, देखिएगा यहां से आने में, कहां तक, कालीकट तक आने में जितना खर्चा हुआ, वापस जाने में जितना खर्चा हुआ, इस खर्चे को भी यदि हम निकाल दें तो इससे, इस खर्चे से 60 गुना अधिक इसे लाभ हुआ। पहली बार में, पहली यात्रा में इसे कितना लाभ हुआ, 60 गुना अधिक लाभ हुआ। और इससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों में, पुर्तगाल के लोगों में, यूरोप के लोगों में और ज्यादा पूर्वी एशियाई देशों में आने की और ज्यादा होड़ लग जाती है। तो फिर ये दूसरी बार भी आता है यहाँ पर, लेकिन इनसे आने से पहले 1502 में ईस्वी में दूसरी बार आया। और क्योंकि पहली बार में क्या होता है, इसे इतना ज्यादा लाभ होता है, तो 1502 में दोबारा आता है,
और सबसे पहले कब आया था? 1498 ईस्वी में, मई 1498 ईस्वी को पहुंच गए थे। देखा हमने यहाँ पर मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुंच गया? कालीकट पहुंच गया था, कालीकट बंदरगाह। और यहाँ उसके बाद एक व्यक्ति और आया था 1501 में, इससे पहले 1502 में आया, इससे पहले आया था पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। 1501 में दूसरा पुर्तगाली नाविक था जो भारत आया था। और बाद में 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा का यहीं पर निधन हो जाता है। 1524 ईस्वी में यहीं पर इनका निधन हो गया था और इनकी जो कब्र बनाई गई थी वो कोची में बनी। कोची में इनकी कब्र बनी और बाद में यहाँ कोची से इनकी जो भी अवशेष थे उनको निकाल करके लेके गए यूरोप पुर्तगाली और फिर इनका स्मारक बनाया गया। कहाँ पर? लिस्बन पुर्तगाल में, वहां पर इनका स्मारक बनाया गया। तो ये थे वास्को डी गामा। इसके बाद इन पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। एक कंपनी, सरकारी कंपनी स्थापित की। उस कंपनी के अधिकारी गवर्नर्स कहलाते थे। और जो वास्को डी गामा है, कहते हैं कि जो यूरोपियंस को भी कहें, वास्को डी गामा भी की, इनको एक प्रेरणा मिली थी एक व्यक्ति से यहाँ आने की भी, और वो थे मार्को पोलो। मार्को पोलो एक व्यक्ति था यूरोप का और उसने बहुत पहले चीन की यात्रा की थी। चीन की जब उसने यात्रा की तब उसे, जब वो वापस गया, वो यूरोप वापस आया, तब उसने यात्रा वृत्तांत लिखा अपना। और यात्रा वृत्तांत लिखने के पश्चात लोगों ने जब पढ़ा उस यात्रा वृत्तांत को उनके, तो उसने उससे अपने यात्रा वृत्तांत में चीन की समृद्धि का बहुत उल्लेख किया, यहाँ के लोगों का की समृद्धि का उल्लेख किया। तो कहते हैं उसी व्यक्ति से इनको प्रेरणा मिली थी आने की। और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि आपको पता है, जब मैंने बताया पूर्वी रोमन साम्राज्य था, यानी कुस्तुनतुनिया है, उस पर जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो क्या होता है कि एक तरह से जो तुर्क लोग थे, मुस्लिम थे पहले, यहाँ पर ईसाइयों का बोलबाला था। तो अब ये जो पुर्तगाली थे, ये भी एक तरह से कट्टर ईसाई हुआ करते थे। तो इनका भी एक पर्पस होता है कि ये पूर्व एशियाई देशों में जाएं, अफ्रीका में जाएं और एशियाई देश में जाकर ये भी अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार करें। तो बहुत सारे कारण थे इन लोगों के यहाँ पर आने के। अब हम देखते हैं, देखो इन्होंने कैसे कैसे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, इनके जो गवर्नर्स आए उन्होंने क्या क्या काम किए, इसके बारे में हम देखेंगे। वर्ष 1503 ईस्वी में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं कोचीन में। पहला व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहां पर स्थापित किया? कोचीन। कोचीन कहां पर? केरला में। कोची कहो, कोचीन कहो, केरला में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिक में, यहाँ पर बंदरगाह था और यहीं पर इन्होंने सबसे पहले अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा स्थापित किया था? कोचीन। कब? 1503 ईस्वी में। क्योंकि अंग्रेज आपको पता है इससे 100 वर्ष बाद आने वाले हैं, और 100 वर्ष बाद अंग्रेज आएंगे तो पूरी एक शताब्दी तक किसने राज किया है? पुर्तगालियों ने। राज तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर व्यापार के लिए यूरोपियंस में सबसे प्रमुख कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, तो याद रखें आप, कौन सी शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापारिक पर अधिकार था? कौन सी शताब्दी? कौन सी शताब्दी हुई? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मुझे, कौन सी शताब्दी है जिस पर यूरोपियों का अधिकार था? यानी यूरोपियंस में किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का सर्वाधिक अधिकार था इन क्षेत्रों पर, पूर्वी एशियाई देशों पर। तो ये थी 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी की बातें हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन। उसके बाद 1505 ईस्वी में इन्होंने कन्नूर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और यहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के बाद पुर्तगाल की जो सरकार है उसने एक कंपनी, सरकारी कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। और इस कंपनी के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो कहलाते थे गवर्नर्स। गवर्नर कहलाते थे। तो पुर्तगाली सरकार ने अपना पहला गवर्नर यहां पर भेजा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगालियों ने पहला गवर्नर बनाकर के भारत भेजा। 1505 ईस्वी में ये आए यहाँ पर। 1505 ईस्वी में इन्हें एस्टाडो द इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर के भारत भेजा गया और 1509 ईस्वी तक ये यहाँ रहे थे। क्या है कि इनको स्पेशली आदेश दिया गया था, जब ये पुर्तगाल से आए भारत में तो इनको स्पेशली वहां से एक आदेश दिया गया था कि आपको वहां जाकर हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर ओशियन है, वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। ठीक है,
और हिंद महासागर के क्षेत्र पे पकड़ को मजबूत करने के लिए आपको जो भारतीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, वहां पे आपको किले बनाने हैं या फिर ऐसे, यानी कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुर्तगालियों के अकॉर्डिंग डेवलप करना आपको, जिससे आप इस क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व बनाए रख सकेंगे। तो इसलिए यही क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए जो इन्होंने काम किए वही इनकी क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी है, नीले जल की नीति। पुर्तगाली हैं स्वयं को समुद्र का स्वामी समझते थे और इस क्षेत्र पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्होंने, क्या होता है कि पहले जो ये क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर पहले क्या है कि जो ये इराक, ईरान, अरब और जो तुर्क थे, अरब व्यक्ति और तुर्क, इसके अलावा मिस्र के लोग और यहां पर अपने गुजरात में गुजराती हैं, ये जो व्यापारी लोग थे यहाँ के, इन लोगों का यहाँ पे प्रभुत्व हुआ करता था हिंद महासागर क्षेत्र पर। एक तो किनका, अरबों का, तुर्कों का, गुजरातियों का, मिस्र के लोग, मिस्र वासियों का, इन सब का यहाँ पर प्रभुत्व हुआ करता था। तो इन सब के साथ इनका संयुक्त युद्ध भी होते हैं। जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने वर्ष 1508 ईस्वी में इन सब की संयुक्त सेनाओं के साथ चोल का युद्ध लड़ा, जिसमें पराजित हुए। और वर्ष 1509 ईस्वी में इन्होंने किनके साथ, गुजराती व्यापारी, अरब, तुर्क और कौन से, मिस्र, इन सब की संयुक्त सेनाओं के साथ इन्होंने दीव का युद्ध लड़ा, जिसमें ये विजयी रहे। लेकिन फिर भी क्या है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो इनका मुख्य उद्देश्य था इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके बाद दूसरा गवर्नर नियुक्त किया गया भारत में 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा, अल्फांसो डी अल्बुर्क को दूसरा गवर्नर बनाकर के भारत भेजा गया। इन्होंने यहां पर बहुत ऐसे काम किए कि इस पूरे क्षेत्र पे इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुर्क। क्या क्या काम की वो हम देखेंगे। देखो, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये कोई ना कोई केंद्र को अपना प्रमुख केंद्र बनाएंगे, यानी एक तरह से अपनी राजधानी बनाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, कोचिन में। तो कोचिन को क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी बना लेते हैं। उसके बाद कोचिन को राजधानी बनाने के बाद आने के अगले ही वर्ष इन्होंने क्या किया, यहां के एक शासक थे, आप मैप में देखना, ये जो नीचे आपको दक्षिण में दिख रहा है, ये था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य था और इसके शासक उस वक्त हुआ करते थे कृष्ण देव राय। ठीक है। और यहां पर था बीजापुर राज्य, बीजापुर, और बीजापुर के उस वक्त शासक हुआ करते थे आदिल शाह या फिर इस्माइल आदिल शाह। और गोवा है, ये बीजापुर के अंतर्गत आया करता था उस वक्त। तब पुर्तगालियों ने कृष्ण देव राय की मदद से बीजापुर से गोवा छीन लिया। ठीक है। शासक किसने मदद की इनकी, कृष्ण देव राय ने, विजयनगर साम्राज्य के शासक। और किससे छीना, यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक से क्या छीना इन्होंने, गोवा छीन लिया 1510 ईस्वी में। ठीक है। और 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। आगे चलकर गोवा को राजधानी बनाता है, आगे चलकर गोवा राजधानी बनती है। कब बनी थी गोवा राजधानी, 1530 ईस्वी में गोवा राजधानी बनती है। और इस वक्त जो गवर्नर थे वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं 1530 ईस्वी में। और गोवा जब तक पुर्तगाली भारत में रहते हैं तब तक इनकी राजधानी रहती है, यानी आजादी के बाद भी इनकी ये राजधानी रही थी। देखो, वर्ष 1947 ईस्वी में देश आजाद हो गया था, लेकिन वर्ष 1961 ईस्वी तक ये अपनी राजधानी बना रखते हैं, किसको, गोवा को। अब आगे देखेंगे इनके बारे में। और इसके अलावा देखो, एक तो इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया, ये क्षेत्र बहुत मुख्य क्षेत्र था, आपको पता है तटीय क्षेत्र है हिंद महासागर में। तो और उसके बाद इन्होंने, ये हिंद महासागर है, यहां पर इनका अधिकार हो चुका है गोवा पर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर में अपनी पकड़ को इतना मजबूत किया कि इन्होंने हारमुज जल संधि पर अधिकार कर लिया। ये आपको मैप में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये है हारमुज जल संधि। देखिएगा हारमुज जल संधि क्या है। देखो, उससे हारमुज जल संधि से पहले इन्होंने मलक्का जल संधि पर अधिकार किया था। मलक्का जल संधि कहां पर है, ये रही मलक्का, ये यहां पर देख रहे हो आप मैप में। यहां हिंद महासागर है ये, और ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर।
तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि है, इसमें आप देखेंगे ये यहां पर इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर सिंगापुर है। तो इधर हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, इन दोनों को भी जोड़ती है। तो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था उस वक्त, ठीक है, व्यापार के लिए। तो इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो चुका था उस वक्त? इनका, पुर्तगालियों का। कब हुआ? 1511 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हारमुज जल संधि पर वर्ष 1515 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया। हारमुज जल संधि आप इस मैप में देखेंगे, ये रही यहां पर, ये हारमुज जल संधि है। और हारमुज जल संधि देखना कि 1515 में अधिकार किया है। ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है भाई। हारमुज जल संधि यहां पर है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये किसको? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। आप देखते हो फारस की खाड़ी में आपको जाना है तो इनसे कौन कौन से तट लगे हैं, किन किन देशों के? देखो, ईरान रहा, इराक, कुवैत, यहाँ पर ये कतर रहा, सऊदी अरब, और ये संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इन सब देशों के यहाँ पर क्या लगते हैं? तट लगते हैं। और इसलिए इनके जितने भी जहां जाएंगे तो वहां पे इस क्षेत्र पे ही सोचो पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब इनको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी यहां से निकलने के लिए। तो इन्होंने, किसने? अल्फांसो डी अल्बुर्क ने अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया था हिंद महासागर क्षेत्र में, इस पूरे इंडियन ओशियन में, कि हारमुज जल संधि पर अधिकार हो गया, इधर मलक्का जल संधि पर, और यहां गोवा पर। तो इन क्षेत्रों पर अधिकार होने के पश्चात इन लोगों ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया। कौन सा? कार्टस आर्मेडा काफिला पद्धति, ठीक है, कार्टस आर्मेडा काफिला सिस्टम। क्या था ये देखना, यदि आपको इस क्षेत्र से गुजरना है, हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरना है, तो आपको कार्टस लेना पड़ेगा। कार्टस का मतलब होता है एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। कार्टस क्या होता है? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक पास लेना पड़ेगा इस क्षेत्र से गुजरने के लिए। किन से लेना पड़ेगा? पुर्तगालियों से। क्या होता था? उस पास को लेने के लिए हमें शुल्क देना जब पड़ता था, और पुर्तगालियों से पास लेने के बाद ही किन्हीं के भी कोई जहाज है वो इस क्षेत्र से गुजर सकते हैं भाई, ऐसे अनुमति नहीं थी। और वो जो भी जहाज गुजरेगा उसके साथ में इनका एक आर्म्ड जहाज, यानी जो हथियारों से लैस जहाज है, वो उसके साथ में चलेगा, जिससे वो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी गलत गतिविधि नहीं कर सके। दूसरा है, उसके साथ भी कोई लूटपाट न कर सके, उसकी पूरी सुरक्षा का उसे वचन दिया करते थे, वादा करते थे पूरी सुरक्षा का इस क्षेत्र से गुजरने के लिए पुर्तगाली। तो इस तरह से अल्फांसो डी अल्बुर्क ने पूरी अपनी स्थिति को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर लिया था। और ये जो कार्टस आर्मेडा है, बादशाह अकबर थे उस वक्त, मुगल बादशाह अकबर ने भी, जो पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र हुआ था, तो इस क्षेत्र से गुजरने के लिए बादशाह अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टज लिया था। सोचो कितनी स्थिति सुदृढ़ कर ली होगी। मुगल अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति थे, लेकिन मुगल बादशाह ने भी इनसे कार्टज लिया था इन क्षेत्रों से गुजरने के लिए। और उस वक्त काली मिर्च और बारूद के ऊपर इनका एकाधिकार था, किसी और को ये करने ही नहीं देते थे, काली मिर्च और बारूद का व्यापार। ये था कार्टज आर्मेडा काफिला सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड और कौन से तथ्य हैं। देखो, एक तो यह है, एक बार इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद भी की थी, लेकिन आगे चलकर ये बहादुर शाह की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। बाजीराव प्रथम मराठा, उस वक्त एक सरदार थे चिन्नाप्पा, उन्होंने 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट का क्षेत्र छीन लिया था भाई, ये भी ध्यान रखना। और हुगली कहां पर है? बंगाल में। हुगली को इन्होंने अपनी लूटपाट का प्रमुख केंद्र बनाया था, बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली भारत में वर्ष 1961 ईस्वी तक रहे थे, देश की आजादी के बाद तक पुर्तगाली यहां पर थे। और इन क्षेत्रों पर, गोवा पर, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन भारत सरकार के फिर इंटरफेयर से बाद में चले गए थे वर्ष 1961 ईस्वी में। तो ये था पुर्तगालियों के जितने भी हमने पढ़ा, इन्हें आप नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, और इनसे ज्यादा और कुछ है भी नहीं इसमें। अब हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली क्या लेकर आए थे, उन सब पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मुंबई के बारे में। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में मुंबई का क्या योगदान था, देखना। मुंबई पर किसका अधिकार हुआ करता था पहले? पुर्तगालियों का। 1661 ईस्वी में विवाह होता है। पुर्तगाली राजकुमारी थी एक कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह है वो होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। वर्ष 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हुआ? प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से, ब्रिटेन के राजकुमार थे। अब इनका जब विवाह हुआ तब
पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई किनको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया। पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई ब्रिटिश सरकार को दे दिया, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको दे दिया, ब्रिटेन के जो शासक थे उनको दे दिया दहेज के रूप में। और फिर वर्ष 1668 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश जो क्राउन था, उसने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड सालाना के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया था। ठीक है, किराए पर, एक तरह से कह सकते हो 10 पाउंड सालाना। आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1687 ईस्वी में मुंबई को अपना प्रमुख केंद्र बनाया यहाँ भारत में। वर्ष 1687 ईस्वी में। इनकी डेट है, ये जो डेट मैंने लिख रखी है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको डेट को भी याद रखें आप। सभी के सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो इनको एक एक चीज पर आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए। बार बार रिवाइज करना, इनका पेपर सोल्व करेंगे अपन। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन पेपर सोल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं या स्टेट पीएससी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, भारत में यूरोपियंस के आगमन वाला जितना बड़ा भी टॉपिक है कंप्लीट होने के बाद हम ऐसा करेंगे। इसके बाद देखते हैं भाई पुर्तगालियों की भारत को क्या क्या देन है, क्या क्या यहाँ पर पुर्तगाली लेके आए थे। एक तो पुर्तगालियों की सबसे बड़ी देन है भारत को, वो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने भारत में की थी वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था वो किया था जर्मनी के एक व्यक्ति थे, गुटेनबर्ग। यूरोप में जर्मनी के निवासी गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और प्रिंटिंग प्रेस की भारत में स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में। देखो, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है, क्योंकि यदि कोई भी विद्वान व्यक्ति है वो जब कोई पुस्तक लिखता है तो उसके जो भी विचार हैं, जब पहले पुस्तक लिखा करते थे तो वो जो एक पुस्तक थी वो सीमित लोगों तक ही पहुंच थी उसकी। क्यों? यदि आपको दूसरी पुस्तक लिखनी है तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा हाथ से। ज्यादा आप कितने लिख सकते हैं? कुछ ज्यादा थोड़े ही लिख सकते हैं इस तरह से तो। लेकिन यदि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तब क्या होता है कि वो जो पुस्तकें थी, बुक्स थी, ग्रंथ थे, उनकी बहुत सारी कॉपीज बनने लग गई। तो वो जो विचारधाराएं थी, जो विज्ञान था, उसका दायरा बढ़ा, लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ी। तो प्रिंटिंग प्रेस का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। एक है जहाज निर्माण की एक नई तकनीक लेकर आए थे पुर्तगाली यहाँ पर। तंबाकू और अफीम की खेती भी पुर्तगालियों ने शुरू की थी। एक आर्किटेक्ट में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की देन है, जिसमें नुकीली मेहराब होती हैं गोथिक स्थापत्य कला में। यूरोप की आंतरिक घड़ी पुर्तगाली लेकर आए थे। और ये जो फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फसलें दिखाई दे रही हैं, जैसे मक्का, आलू, लाल मिर्च, पपीता, काजू, संतरा, अनानास और मूंगफली, ये सब भी भारत में किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आए थे और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इनको भी आपको एक एक पता होना चाहिए। एक कोई 3 ऑप्शन ये दे देंगे, कोई चौथा ऑप्शन कोई दूसरा देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगालियों के भारत से पतन के कौन कौन से कारण थे, क्यों नहीं इतनी ज्यादा दिन तक रुक पाए। जैसे अंग्रेज यहाँ पर रहे, 200 वर्षों तक उन्होंने राज किया यहाँ पर, लेकिन पुर्तगाली इतने क्यों नहीं रुक पाए? सबसे पहले भी आए थे, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र पर अपनी पकड़ भी मजबूत बनाई। तो ये इसके बहुत सारे कारण भी बने। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो पुर्तगाली लोग थे उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। उसके पुर्तगालियों के बाद जो और यूरोपियंस आए, जैसे डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो ये क्या है कि इन लोगों से प्रतिद्वंदिता नहीं कर पाए, इनके सामने कंपटीशन नहीं कर पाए। और सबसे अहम बात तो यही है कि आने वाली जो यूरोपियंस थे उनको ये भांप नहीं पाए, उनके साथ यानी कंपटीशन नहीं कर पाए ये लोग, इनकी ये कमी रही। दूसरी, एस्टाडो द इंडिया जो एक कंपनी बनाई थी पुर्तगालियों ने, जो एक सरकारी कंपनी थी, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसके कर्मचारी भ्रष्ट थे, तो वो ज्यादा सफल नहीं रही वो कंपनी। एक कारण ये भी था कि जो एक कार्टस आर्मेडा काफिला सिस्टम था, ये भी एक कारण था, क्योंकि इसकी वजह से भी यहाँ पर पुर्तगालियों के बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और जितने भी व्यापारी थे, क्योंकि उन्हें कार्टस लेना पड़ता था इनसे। और ये भी था कि एक दूसरा उपनिवेश इनको मिल चुका था उस वक्त, ब्राजील पर भी इनका अधिकार था। तो ये एक उपनिवेश के रूप में एक नया विकल्प इनके पास था।
इसलिए भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने भारत पर। एक कारण ये भी है कि इनके एक धार्मिक कारण की हम बात करें तो इनके जो ईसाई मिशनरी यहाँ पर आए थे, मैंने बताया धार्मिक रूप से थोड़े कट्टर टाइप के थे पुर्तगाली ईसाई, तो ये अपने साथ में ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर लेकर आए। इन्होंने यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे मंदिरों को भी तुड़वाया और मंदिरों की जगह इन्होंने गिरजाघर बनाए, और जिससे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, ये स्थानीय लोग में नहीं धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया इन्होंने, और यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम भी इन लोगों ने किया, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग थे वो इनसे नाराज होने लग गए, और इसलिए भी ये धार्मिक असहिष्णुता की वजह से भी ये लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए। तो ये सब कारण थे पुर्तगालियों के भारत में ज़्यादा दिन न रुक पाने के। तो ये हमने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, इनको आप अच्छे से नोट करना है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पेपर लेऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट पीएससी में कैसे पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पे आप समझ पाएंगे इस टॉपिक को और भी अच्छे से कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक एक फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे उन पे जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में आने वाले अगले जो व्यक्ति थे वो थे डच। डच नीदरलैंड के रहने वाले लोग थे। नीदरलैंड कहें या हॉलैंड, या आप यूरोप के मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यूरोप के मैप में यहाँ पर है हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, और उत्तरी सागर के तट पर, उत्तरी सागर आप यहाँ पर उत्तरी सागर है और इसी के तट पर बसा हुआ है, और इसके जो निवासी थे वो थे डच। यहाँ पर आपको इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है, यहाँ पे हॉलैंड था। और पहला यहाँ से आप देख सकते हैं इस मैप में, पहला जो डच यात्री था जो भारत आया था वो था कार्नेलियन डे हस्तमान। कार्नेलियन डे हस्तमान पहला व्यापारी था जो वहां कहां पर आया था, पहला डच यात्री था जो भारत आया था। कब? 1596 ईस्वी। 1596 ईस्वी में आ रहा है। आप देखना जो पुर्तगाली आए थे, पहला पुर्तगाली कौन था जो आया था, वो था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में, और ये आ रहा 1596 ईस्वी में, यानी लगभग कितने वर्षों बाद? 100 वर्षों के बाद, लगभग इतने सालों के बाद आ रहा है। तो यानी एक शताब्दी तक तो किनका अधिकार था इस क्षेत्र पर? पुर्तगालियों का अधिकार था पूरी तरह से। एक शताब्दी तक राज किया कह सकते हैं अपन पुर्तगालियों ने। और कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन? कार्नेलियन डे हस्तमान। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच आ गए थे यहाँ पर। 1602 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पुराना नाम था वेरिंग दे ओस्टेडे कंपनी। उसी को बाद में क्या नाम रखा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को हम कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी, बहुत सारे व्यापारी मिलकर के इनको इसका निर्माण किया था। तो यह क्या थी? एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। ये 1602 में स्थापित हुई। कहां पर? भारत में डचों ने स्थापित की, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इस कंपनी का? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डचों ने यहां पर भारत में 1605 ईस्वी में अपना पहला केंद्र स्थापित किया, मसूलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की। मसूलीपट्टनम आपको दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ तटीय क्षेत्र है, ये मसूलीपट्टनम है। यहाँ पे कंपनी स्थापित की, और इसके बाद जो इनके और केंद्र हुआ करते थे, धीरे धीरे और क्षेत्रों पे को भी यानी इन्होंने अपना केंद्र बनाया। जैसे पुल्लिकट को इन्होंने 1610 ईस्वी में अपना केंद्र बनाया। मसूलीपट्टनम तो प्रमुख केंद्र था, उसके अलावा पुल्लिकट है, नागपट्टनम है। पुल्लिकट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर क्षेत्र पर है। नागपट्टनम तमिलनाडु में। कोचीन को भी इन्होंने अपना केंद्र बनाया, सूरत को इन्होंने अपना केंद्र बनाया, और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी डाले थे पुल्लिकट में। तो बंगाल में चिनसुरा इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था, बंगाल में चिनसुरा। और बंगाल में चिनसुरा से पहले भी इन्होंने पीपली में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली थी वर्ष 1627 ईस्वी में। यहाँ पर इन्होंने एक फोर्ट भी स्थापित किया, गुस्तावुस नाम से एक किला बनाया, हुगली के निकट ही है चिनसुरा में, ये भी गुस्तावुस फोर्ट। आगे चलकर डच इनमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा दिन तक रुके भी नहीं। सबसे पहले भारत छोड़कर चले भी गए थे, क्योंकि इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ
तो उसमें एक युद्ध हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, याद रखें, इसकी डेट भी याद रखें और किसके बीच हुआ ये भी आप याद रखें। तो एक युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था बंगाल में, चिंसुरा के पास में ही बंगाल में वेदरा का युद्ध हुआ, डचों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में 25 नवंबर 1759 ईस्वी को। और इस युद्ध में डच पूरी तरह से पराजित हो गए थे भाई, अंग्रेजों से पूरी तरह से पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद डचों ने ये क्षेत्र छोड़ दिया था, पूर्णतया दमन हो गया था अंग्रेजों का। उस वक्त जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज पढ़ेंगे हम, जब ब्रिटिश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनको। तब पूरी तरह से दमन हो गया डचों का यहाँ से, भारत से, और ये देश छोड़कर चले जाते हैं, ज्यादा दिन रहे ही नहीं। तो भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन भी कौन थे? डची थे। इनका जो प्रमुख ध्यान था ना पूर्वी एशियाई देशों में, वो प्रमुख ध्यान था इनका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, इनका प्रमुख ध्यान था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया पर इनका अधिक ध्यान था, क्योंकि इनकी जो रुचि थी वो मसालों के व्यापार में थी, ज्यादा रुचि इनकी मसालों के व्यापार में थी। और भारत के पर इनका प्रमुख ध्यान था भारतीय वस्त्र पर। भारत में इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? यहाँ के कपड़े पर ध्यान दिया, वस्त्रों पर ध्यान दिया, और उसका ये निर्यात किया करते थे। तो ये भी यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से डच ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुके, बस डचों में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज भारत आए थे, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पर स्थापित की, कैसे उन्होंने 200 वर्षों तक राज किए यहाँ। फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है भारत में यूरोपियंस का आगमन, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे और आपका एक टेस्ट पेपर रखेंगे। आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे से इनके नोट्स बनाना और बहुत अच्छे से तैयार करना इस टॉपिक को। धीरे धीरे हम कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं आप। टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हैं सबके सब। थैंक यू।